सुप्रभात विद्यार्थियों, अभी आप लोगों का पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो तृतीय चरण के पाठों का अध्ययन कर रहे थे, आज से हम अपने हिंदी अध्ययनशाला में उन्हीं द्वितीय चरण के पाठों का अध्ययन, पठन पाठन, अभ्यास कार्य आदि प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री लेकर उपस्थित नहीं हैं तो कृपया वीडियो को यहीं रोकें और पठन सामग्री लाएं और अध्ययन में शामिल हों। आज पाठ 4 हिरोशिमा नामक कविता का पठन पाठन किया जाएगा। इस कविता के रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। पाठ को पढ़ने से पूर्व यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपकी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, तो क्या सिर्फ हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा था या किसी अन्य शहर पर भी गिरा था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। तो प्रश्न है कि यह केवल हिरोशिमा नामक शहर पर ही गिरा था या किसी अन्य शहर पर भी गिराया गया था? यदि आपको उत्तर स्मरण है, मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो ध्यान करें, नहीं स्मरण हो रहा तो फिर मेरे द्वारा उत्तर में बताए जाने पर मिलान करें। अमेरिका द्वारा जापान के केवल हिरोशिमा शहर में ही नहीं बल्कि एक और अन्य शहर नागासाकी में भी परमाणु बम गिराया गया था। दूसरा प्रश्न है, परमाणु बम गिरने से बहुत विनाश हुआ। साधारण बम गिरे, साधारण बम फटे तो उससे बहुत भारी विनाश होता है। परमाणु बम से तो पीढ़ियां प्रभावित हो जाती हैं। तो अभी उसी पर आधारित यह प्रश्न है कि विज्ञान की खोजें हानिकारक प्रभाव डालती हैं। विज्ञान के माध्यम से विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन आविष्कारों में कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो क्या हम इस स्थिति में विज्ञान के उन खोजों और उनके प्रयोग को बंद कर दें? अपने विचार आपको रखने हैं। सोचिए क्या करना चाहिए। विज्ञान का प्रभाव हानिकारक भी होता है, तो इस वजह से हम विज्ञान की खोजें करना बंद कर दें
या विज्ञान के जो खोज की है उनका उपयोग करना बंद कर दें? आपका क्या उत्तर है, आपका क्या मत है, बताएं। आपने जो भी सोचा है अपने अनुसार सही सोचा होगा। ठीक है, अभी मैं इस पर कुछ थोड़ा सा आपको अपनी सोच के अनुसार बताना चाहता हूं कि विज्ञान की खोजें हानिकारक होती हैं। जितनी हानिकारक होती हैं उससे कहीं कई गुना लाभदायक भी होती हैं। विज्ञान के माध्यम से ही मानव समाज ने अभूतपूर्व सभ्यता हासिल की, प्रगति किया, सफलता प्राप्त की। लेकिन जहां पर भी विज्ञान का दुरुपयोग है, विज्ञान की खोज गलत नहीं है, विज्ञान की खोज निरंतर होनी चाहिए, विज्ञान का प्रयोग भी होना चाहिए, परंतु विज्ञान से खतरे बहुत हैं। इसलिए विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो यह विज्ञान जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को इसने आसान बनाया, सफल बनाया, प्रगतिकारक बनाया, उसी प्रकार कुछ ही क्षणों में यह इसे समाप्त भी कर सकता है। अतः विज्ञान की खोज हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इस वजह से हमें विज्ञान की ना तो खोजें बंद करना चाहिए, ना प्रयोग बंद करना चाहिए, बल्कि उसके दुष्प्रयोग से पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। मेरी राय में ऐसा उत्तर है इस प्रश्न का। आपका भी उत्तर जो होगा सम्माननीय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ का परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। पाठ में बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो सन 1935 से 1945 तक चला था, इस विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराए जाने के फलस्वरूप परमाणु बमों की विध्वंसकता एवं मानव जाति पर उसके द्वारा होने वाले घातक परिणामों का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तथा भविष्य में विज्ञान के इस प्रकार के विध्वंसक पक्ष से बचने की भी प्रेरणा कवि द्वारा यहां पर दी जा रही है। जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, परमाणु हमला किया गया, और इसके 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद नागासाकी नामक शहर पर भी अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया, जिससे भीषण विनाश हुआ। इस कविता के माध्यम से कवि ने उसी भीषण विनाश के मार्मिक दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही हमें विज्ञान के विध्वंसक पक्ष से
बचने की भी प्रेरणा दी है। आइए कविता के पठन क्रम में चलते हैं। पाठ 4 हिरोशिमा। यहां पर अज्ञेय लिखा हुआ है, ये रचनाकार का उपनाम है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कविता में बताया गया, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहा जा रहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है, यह बताया है। कवि कहते हैं, परमाणु बम की तुलना सूरज से करते हुए कहते हैं कि अचानक ही एक दिन सूरज निकला, लेकिन रोज की तरह आकाश से नहीं। सूरज कहां से निकलता है? सूरज पूरब दिशा में, आसमान में पूरब दिशा में निकलता है। परंतु आज यह जो सूरज, अचानक से सूरज जो प्रकट हुआ था, जो निकला था, वह आसमान से नहीं निकला था, बल्कि नगर के आंगन से निकला था। नगर के आंगन से, चौक मतलब आंगन। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। सूर्य जब निकलता है तो सूर्य का प्रकाश आता है, वही है धूप का बरसना। परंतु आज जो सूरज निकला है वो क्षितिज से नहीं, बल्कि नगर के आंगन से। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कह रहे हैं कि सूरज निकला, धूप की बारिश हुई, लेकिन यह धूप की बारिश आसमान से नहीं बल्कि जमीन से हुई, जहां यह सूरज प्रकट हुआ था। पंक्तियों का अर्थ है, कवि ने परमाणु बम की तुलना करते हुए, परमाणु बम की तुलना सूरज से करते हुए कहा कि अचानक ही सूरज निकला, लेकिन रोज की तरह आसमान से नहीं बल्कि नगर के आंगन से निकला। धूप बरसी, लेकिन वह आसमान से नहीं बल्कि जमीन से बरसी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। कवि कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य की छाया जो बनती है, वो सूर्य के स्थिति के अनुसार किसी एक दिशा में ही मनुष्य की छाया बनती है। परंतु आज इस सूरज के निकलने से मानव की छायाएं, मानव की परछाइयां दिशाहीन होकर इधर उधर सब ओर चारों तरफ बिखरी पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। आज जो सूरज निकला है वह पूरब में नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वह अचानक ही नगर के बीचों बीच बरस पड़ा था। काल शूर के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लग रहा है कि जैसे काल रूपी, मौत रूपी शूर के रथ के पहिए टूटकर चारों तरफ बिखर गए हैं।
हर दिशा में बिखरे पड़े हैं, दसों दिशाओं में बिखरे पड़े हैं। पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं कि जब सूरज निकलता है तो परछाइयां एक ही दिशा में नजर आती हैं, परंतु आज मानव शवों की परछाइयां दिशाहीन होकर इधर उधर सब जगह बिखरी पड़ी। यह सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह सूरज पूरब से नहीं उगा था, बल्कि यह विध्वंसक के रूप में नगर के बीचों बीच बरसा था, क्योंकि बम गिरने के बाद वहां के नागरिकों के अंग छत विछत होकर इधर उधर बिखर गए थे। आज यह परमाणु बम रूपी सूर्य काल बनकर आया था। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर कुछ क्षण का उदय अस्त कह रहे हैं यह सूर्य कुछ ही क्षणों के लिए उदय हुआ और कुछ ही क्षण में अस्त हो गया। कभी कहते हैं कि जब यह परमाणु रूपी सूरज निकला तो ऐसा लगा कि क्षण भर को सूर्य उदय हुआ, यानी चारों तरफ प्रकाश फैल गया और अचानक से अस्त हो गया, और उस प्रकाश के फैलते ही समस्त सजीव वस्तुएं निर्जीव बन गई। ऐसा लगा जैसे इस सूर्य ने उस दृश्य को सोख लिया, समाप्त कर दिया। यह ऐसा सूर्य था जो जीवनदायी नहीं था, यह सूरज वह सूरज था जो मृत्यु को देने आया था। सूरज की तेज प्रज्वलित ज्वालाओं में सब कुछ जलकर भस्म हो गया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। छायाएं मानव जन की। कभी कहते हैं कि परमाणु बम के गिरने से हिरोशिमा में ऐसी विध्वंसक विनाश लीला उत्पन्न हुई कि उस दिन यह एक सजीव नगर ऐसे शमशान में बदल गया जहां मानव छाया के रूप में झुलसे हुए पत्थरों पर जलकर चिपक गए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव का रचा हुआ सूरज। इस सूरज को मनुष्य ने ही रचा है, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया यह परमाणु रूपी सूरज मनुष्य को भाप बनाकर सोख गया। ऐसा बताया गया है कि जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था तो अचानक से 40 से 42 डिग्री वाला जो तापमान था उस समय, वह अचानक से 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा था। तापमान इतना बढ़ा, इसके बाद भयानक कंपन हुआ और उस कंपन से बहुत ही भीषण हवाएं चलने लगी, चक्रवात के जैसे, और इसके बाद बारिश होने लगी। तो जब तापमान बढ़ा तो उस तापमान में सब कुछ जलकर भस्म हो गया, सब कुछ जलकर भस्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा।
जो कसर थी वो हवाओं ने पूरा कर दिया। इसके बाद जो बारिश हो रही थी तो वातावरण में केमिकल इतना भर गया था कि जब वो केमिकल की बारिश हो रही थी तो जो कुछ भी बचा था वो तेजाब के रूप में वह बारिश आ रही थी, और जो कुछ बचा था उसे वो तेजाब की तरह जलाकर भी भस्म कर दे रहा था। इतनी भयानक विनाश लीला कुछ ही क्षणों में हिरोशिमा में उत्पन्न हो गई थी। कवि ने वही कहा है, मानव का रचा हुआ सूरज। कवि कहते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया परमाणु रूपी सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। इस आविष्कार ने मानव जाति का विध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया। उस विध्वंस की डरावनी स्मृति आज भी लोगों के दिल में छाई हुई है। तो इस प्रकार यह हिरोशिमा नामक कविता आपने पढ़ी, समझी। कविता को पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कुछ संदेह है तो वीडियो को पुनः देखिएगा, समझिएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। प्रश्न है, एक दिन सूरज कहाँ से निकला? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को मालूम होगा। पाठ्यपुस्तक को बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद उत्तर स्मरण करें और बताएं, एक दिन सूरज कहाँ से निकला? उत्तर सोच लिया होगा आप लोगों ने। एक दिन सूरज अचानक नगर के चौक से निकला। कहां से निकला? नगर के चौक से निकला। दूसरा प्रश्न है, फटी मिट्टी से धूप बरसी। मिट्टी फटी और धूप बरसने लगी। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? आपने क्या समझा इस पंक्ति के अर्थ को? फटी मिट्टी से धूप बरसी, इसका मतलब है कि परमाणु धमाका हुआ, धरती में गड्ढा हुआ, अचानक ही तेज प्रकाश सब जगह फैल गया। तो फटी मिट्टी से धूप बरसी का तात्पर्य है कि परमाणु बम का धमाका हुआ या परमाणु बम फटा। तीसरा प्रश्न है, झुलसे हुए पत्थरों पर क्या दिखाई देती है? झुलसे हुए पत्थरों पर क्या दिखाई देती है? तो झुलसे हुए पत्थरों पर मानव की छाया चिपकी हुई दिखाई देती है। अर्थात परमाणु के विनाश की छाप झुलसे हुए पत्थरों पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न, उस दिन की दोपहर कैसी थी? उस दिन की दोपहर कैसी थी? उस दिन की दोपहर दृश्य को सोख लेने वाली थी, यानी जन जीवन के जीवन को अपने आप में समाहित कर लेने वाली दोपहर थी। अब इन प्रश्नों के बाद गृह कार्य पर ध्यान दें। आज के गृह कार्य में आप लोगों को शब्दार्थ और लेखक परिचय हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है तथा कविता को पुनः पढ़ना है, अर्थ को समझना है। अर्थ समझने में परेशानी हो रही है तो वीडियो को पुनः देखें, अर्थ को समझें। और हिंदी नोटबुक 1 में शब्दार्थ एवं लेखक परिचय लिखें। शब्दार्थ और लेखक परिचय, यहाँ पर लेखक परिचय में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक खोलें और सुधार करें।
अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है, यहां पर अज्ञेय जी का जन्म बताया गया है। इनका जन्म 7 मार्च 1991, इनका जन्म 7 मार्च 1991, 1991 लिखा हुआ यहां पर, इसको सुधार लीजिए। वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 1911, 1911 को हुआ था। और यहाँ जीवन परिचय में इनकी मृत्यु के विषय में नहीं दिया गया है। तो इनकी मृत्यु सन 1929 में हुई थी, 11 और 29। ठीक है, अभी मृत्यु को ना लिखें, मृत्यु मुझे भी ठीक प्रकार से मृत्यु ना लिखें, केवल जन्म को सुधार लें। इनकी मृत्यु, इनका जन्म 1911 को हुआ था। मृत्यु अभी कंफर्म नहीं है मुझे, तो अगले पाठ्य योजना में ये मैं आप लोगों को स्पष्ट करा दूंगा। ठीक है, तो अभी मृत्यु के विषय में लिखना भी नहीं है, मत लिखिएगा। इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।